जिस सेट 2024 के सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक्चुअल में क्या है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए सटीक रणनीति एवं उसके कौन से बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पार्ट पर कम ध्यान देना है, इसके लिए आपको सिलेबस की विस्तृत जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज का मेन एम यही है मेरा कि मैं आपको सिलेबस के उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। मतलब क्या है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में यदि सफलता प्राप्त करनी हो, आपके सबसे पहले रणनीति बनाना ज़रूरी है। रणनीति इसलिए बनाते हैं, वो भी कौन-सी रणनीति? सटीक रणनीति बनाना ज़रूरी है। वो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप स्मार्ट स्टडी कर पाओ। स्मार्ट स्टडी देखो, एक होती है हार्ड स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। तो हार्ड स्टडी की तुलना में स्मार्ट स्टडी के द्वारा आप जल्दी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो इस स्मार्ट स्टडी की रणनीति बनाने के लिए ही आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। तो एक-एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो सिलेबस ले रहा हूँ आज, वो केमिकल साइंस का ही ले रहा हूँ, केमिकल साइंस, ठीक है? तो देखो इस सिलेबस को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है। पहला पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट है हमारा, वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा आपके पास कुछ टॉपिक है, वो है मिसलेनियस। देखिए, ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स है। इसमें क्या है कि एक तो है आपके पास केमिस्ट्री नैनो साइंस एंड नैनो केमिस्ट्री, मतलब नैनो पार्टिकल में लेटेस्ट में क्या चल रहा है, एक तरह से करंट हो गया आपके, क्योंकि आपके इन तीनों पार्ट से मिलाकर 100 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएँगे, ठीक है? तो केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल कैसे बनाते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है और होते क्या है। दूसरा, कैटालाइसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री आपके मेन इंपॉर्टेंट हो गया। अभी के जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उनको देखते हुए ग्रीन केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो जो पेपर सेटल रहता है, सेटलमेंट वाला जो पेपर बनाएगा एग्ज़ामिनर का, इधर ज़रूर ध्यान जाएगा, तो ग्रीन केमिस्ट्री से आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर डालेगा। इसके अलावा मिसलेनियस में मेडिसिनल केमिस्ट्री की भी आपको प्राइमरी नॉलेज होना ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? ये तो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। अब हमारे मेन पार्ट पर आते हैं हम। मेन पार्ट पे देखिए, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें फर्स्ट है केमिकल पीरियोडिसिटी। मतलब क्या है कि आपने एक चीज़ पे नोटिस की होगी, वो ये है, इसने सिलेबस को छोटे-छोटे बिंदुओं में नहीं बाँटकर एक विस्तृत रूप दे दिया। मतलब क्या है कि एक टॉपिक दे दिया वीएससीपीआर थ्योरी। अब उसके बारे में ये नहीं बताया कि वीएससीपीआर को कितना पढ़ना है, किस लिमिट तक पढ़ना है और कहाँ से इसको छोड़ना है। तो इसका मतलब हमेशा ये कन्फ्यूजन रहेगा कि हमने जो पढ़ा है, क्या वो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे केमिकल पीरियोडिसिटी, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आपको पुराने वाले पेपर और उसके लेवल को देखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पढ़ना है और कितनी स्टडी नहीं करनी है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो ये है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखो, वीएससीपीआर तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीएससीपीआर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वीएससीपीआर से आपके क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप पुराना वाला पेपर देख लीजिए, जैसे कि ये पुराना वाला पेपर 2018 का उठा लीजिए आप, आपको वीएससीपीआर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, 2018 का आपका सीजी सेट का पेपर है, ये आ गया। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, पहला क्वेश्चन देखिए। द शेप ऑफ S2F2 इज सिमिलर टू, ये आपके वीएससीपीआर का ही क्वेश्चन है। फिर अगर आपके और मिल जाएँगे, ये देखिए इसमें कथन स्टेटमेंट वाला आ रहे हैं और इसमें और भी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्या है। तो आगे बढ़ते हैं तो हम सिलेबस पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन बन रहा है आपके
हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कंसेप्ट, मतलब HSAB प्रिंसिपल। क्लियर? क्या है इसका अर्थ? HSAB से जरूर बनेगा एक अर्थ। और एक पढ़ना है आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्लियर? इस पर ज़्यादा, ये एसिड बेस से कोई नहीं बनाया, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट हमारे पास है मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। इसमें जो एलोट्रोपी है, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एंड कंपाउंड्स वगैरह। अब ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें पूरा ही इसने कवर किया है। देखिए, इसने कहा है उसकी स्ट्रक्चर भी देखिए, बॉन्डिंग, थ्योरीज, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और रिएक्शन मैकेनिज्म। इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे और स्पेसिफाई नहीं किया कि इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पढ़नी है या फिर कोई और दूसरी पढ़नी है। तो इसका मतलब है इसमें सभी रिएक्शन आ गई। तो ये दिखने में आपको सिलेबस का पार्ट छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट है। आपको इसमें जो स्मार्ट स्टडी वाला है, वो ज़रूर कंसेप्ट याद रखना ही पड़ेगा। और फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इसमें भी वही आया पूरा, सिंथेसिस, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। क्लियर? और इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक होमोजीनियस कैटालाइसिस, ये भी है। केज एंड मेटल में से आपको क्राउन ईथर, क्रिप्टन्स वगैरह वगैरह पढ़ना है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्लियर? फिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए आप, इसमें आ गया सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड्स। मतलब क्या है कि थर्मो एनालिटिकल मेथड्स की बात करूँ तो मैं TGA, DTA, थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस और सेम, और टेम आपके नैनो में चली जाएगी नीचे। ये भी थोड़ा सा इस एनालिटिकल पार्ट का ही भाग है। सेम, टेम और क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? इसको भी आप लाइट मत लेना, इसको जरूर ही पढ़ना है इस यूनिट से। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देती है। अब आ गए आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक, इसमें फोटो सिस्टम, पोरफायरिन्स, मेटलो एंजाइम्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन मेटल, कॉम्प्लेक्स इन मेडिसिन। तो जनरली इसमें से क्वेश्चन आता है, एक तो ट्रांसफर रिएक्शन से आता है, पुराना पेपर उठाओ तो, और एक दो आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और मेटल, इसे मेडिसिनल यूज, मेटल कॉम्प्लेक्सेज इन मेडिसिन। क्लियर? अब यहाँ पर आ गई स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली बात। तो ये स्पेक्ट्रो IR, रमन NMR। इसमें NMR और IR तो आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। EPR इसमें पढ़ना, मोसबोर आ गया, UV विजिबल, NQR, MS और इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप टेक्निक। तो कुछ भी नहीं छोड़ा। माइक्रोस्कोप टेक्निक का मतलब है ये, सेम एंड टेम। क्लियर? अब एक पार्ट और आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये मैं मेरे वीडियो में भी पढ़ाऊंगा। मैं इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कवर करूंगा। इससे सीधे सीधे से क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको आराम से सोल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा याद रखना है। जैसे ही याद, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन एंड फ्यूजन क्या होता है, और रेडियो एनालिटिकल टेक्निक एंड एक्टिवेशन एनालिसिस। तो ये फिजन एंड फ्यूजन से ही क्वेश्चन बन जाता है आपके। इसमें सीरीज चलती है, उस सीरीज से ही एक क्वेश्चन तो उससे बन जाता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें क्या है, पहली यूनिट ही क्वांटम है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है? इसमें क्वांटम बहुत बड़ी है, तो आपको जो क्वेश्चन बनेगा आपके, एक क्वेश्चन तो पोस्टुलेट से बन सकता है। फिर ऑपरेटर अलजेब्रा, एग्जैक्टली सोल्वेबल सिस्टम, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, पार्टिकल इन वन बॉक्स। मतलब पुराना वाला पेपर देखे, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम से जरूर बनता है। और यहाँ पर है, ये टनलिंग से यहाँ मुश्किल है, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम से आपके क्वेश्चन बनेगा। तो जो नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है ये, अप्रोक्सीमेट मेथड में देखो, वेरिएशन प्रिंसिपल और परटर्बेशन, दोनों से क्वेश्चन जरूर जरूर बनेगा, दोनों को पढ़नी ही पढ़नी है। और यहाँ पर है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्म सिंबल तो आपने उधर ग्रुप थ्योरी में पढ़ ही लिया, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एंटीसिमेट्री, यहाँ से बन सकता है।
और ये हकल थ्योरी है, एमओवीबी थ्योरी है, तो इसमें हकल थ्योरी से आपका ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, हकल थ्योरी, क्लियर? और ये ग्रुप थ्योरी है आपके कौन-सा पार्ट? केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। सिलेबस में ही है, एक तो दिया उसने केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की केमिकल एप्लीकेशन क्या है? तो आपको सिमेट्री एलिमेंट्स मोटे-मोटे याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, वो बनेगा पॉइंट ग्रुप। किससे? पॉइंट ग्रुप से और करैक्टर टेबल से ज़रूर बनेगा। क्लियर? अब इसके बाद देखो जो शायद ये पेपर में दिया हुआ है, ग्रुप थ्योरी का कोई क्वेश्चन आया हुआ तो हम देख लेते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस वाले पेपर में ग्रुप थ्योरी से, ये वाला करैक्टर टेबल दी गई है। करैक्टर टेबल के बेसिस पे उसने पूछा है कि इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्थोगोनल, ये आपको निकालना है कौन-सा होगा इसके लिए, A1 के लिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए फिजिकल का पार्ट है। स्पेक्ट्रा एकमात्र ऐसी चीज़ है या स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है और फिजिकल में भी पढ़ना है। क्लियर? सब में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्पेक्ट्रा। तो यहाँ फिजिकल वाला स्पेक्ट्रा है, वो है देखिए रोटेशनल, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, आईआर एंड रमन एक्टिविटीज, तो सिलेक्शन रूल वगैरह सब। अब एक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इसमें सब दिया आपको, कुछ जो आपको इसमें जो टॉपिक दिया है, तो ज़्यादा नहीं टॉपिक वाइज ही पढ़ना। जैसे ये क्या है? टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, ला शेतिले प्रिंसिपल, और ये फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रियम, फेज रूल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। थर्मोडायनामिक आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज एंड सॉल्यूशन। देखो थर्मोडायनेमिक्स में आपको वो सॉल्यूशन वाला पार्ट भी है। अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें आपको नस्ट इक्वेशन, रिडॉक्स सिस्टम, तो आपको एक तो क्वेश्चन बनेगा आपके कोलराउस नियम, 100% बनेगा। और एक बनेगा आपके नस्ट इक्वेशन में आपके पास क्या है, एक्चुअल में सेल, सेल सिस्टम का बनता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डिबाइकल थ्योरी से बहुत कम चांस आने के। कोलराउस लॉ एंड इस्ट एप्लीकेशन से तो बनेगा ही बनेगा। और कंडक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर, टाइट्रेशन, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। केमिकल काइनेटिक्स में देखिए आप, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो इसमें देखिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन, ऐसे ऐसे बनता है एक। और कोलिजन एंड ट्रांजिशन थ्योरी, ये थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है। रेट कांस्टेंट पढ़ना है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जरूर पढ़नी है। और एंजाइम काइनेटिक्स से तो बनने क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा है। एक साल्ट इफेक्ट है और फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास वो है कोलाइड एंड सरफेस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, आइसोथर्म एंड सरफेस एरिया, और इट्रोजेनियस कैटालाइसिस। ये कोलाइड की छोटी यूनिट है, पूरी पढ़ना है आपको। सॉलिड स्टेट में देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री में काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन जरूर पढ़ना है। एक जो मोलर मास के बारे में जरूर पढ़ना है, यहाँ आता है ना, और रेशियो दोनों का, एवरेज और मोलिकुलर वेट वाला, एवरेज मास और मोलिकुलर मास वाला, तो पीडीआई जो रिलेशन होता है इसका क्या होता है, उसके बारे में जरूर पढ़ना है। डाटा एनालिसिस को आपको कुछ लोगों को आएगा, ये कुछ लोगों को देखना पड़ेगा। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट रिलेशन, इसको आप इस यूनिट को छोड़ भी सकते हो। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से किया हो तो आप डाटा एनालिसिस वाली यूनिट को छोड़ सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ये है आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग रिएजेंट स्टीरियोआइसोमर, ठीक है। तो आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो सबको आता भी है वैसे। अगर नहीं आता तो आप एनसीईआरटी को कंसीडर कीजिए इसके लिए। किसको?
एनसीईआरटी। तो वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बुक है। यदि आपने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ ली, जो सिलेबस एनसीईआरटी से कवर हो रहा हो, उस सिलेबस को यदि आपने एनसीईआरटी से ही कर लिया, तो मान लीजिए कि आपकी 75% स्टडी कंप्लीट हो गई। 75% प्रिपरेशन आपकी जीसीजी सेट 2024 की कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब क्या? आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री लगभग पूरी ही पढ़ना। इसमें सब आइए स्टीरियोजेनिसिटी, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में सब आ गया। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों आ गए। कन्फर्मेशनल में आपके दोनों कन्फर्मेशन आ गए। एक तो साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों कंपाउंड्स आ गए इसमें। और स्टीरियोजेनिसिटी, सेलेक्टिविटी, एनेंशियो सेलेक्टिविटी, डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी एंड एसिमेट्रिक इंडक्शन। लगभग पूरी स्टीरियो आपको पढ़नी है। तो नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन आता है आपके। बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स, रिएक्शन एंड जनरेशन। देखिए इसका मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ईसीजी सेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो देखो इसने क्या पूछा था, अमोंग वन फर्स्ट से थर्ड द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। 1 से 3 में एरोमेटिक यौगिक कौन-कौन से है? उसने उसके स्टेटमेंट बना दिए थे। क्लियर? तो आपके एरोमेटिसिटी वाली यूनिट से ही आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, वो ये है ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। मतलब जो इंटरमीडिएट्स आपके पास कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, फ्री रेडिकल। तो इसमें से आपके पास सभी को पढ़ना है। आपके कार्बिन से क्वेश्चन बन सकता है। कार्बोकेटाइन, देखो ये एक एसोसिएटेड पार्ट है। इंटरमीडिएट आपके नेम रिएक्शन से भी जुड़े होंगे और रिएजेंट से भी जुड़े होंगे और इनका अलग से तो पढ़ना ही है। तो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस यूनिट को फोर्थ को पढ़ोगे, ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को, तो मेरा मानना है कि आपके ऑर्गेनिक के बहुत सारा पार्ट जगह-जगह जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, तो वो आपके क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और कंसेप्चुअल पढ़ना, और जितना पढ़ोगे उतना ही क्या है, कम है। अब आपको जो नेम रिएक्शन है, कॉमन नेम रिएक्शन, उन सबको पढ़ना है। नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट, वो उनका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। देखो जिसका ज़्यादा, जितना एप्लीकेशन एप्लीकेशन पार्ट है उसके आने के चांस उतने ही ज़्यादा है। मतलब किसी रिएक्शन का कोई यूज सिंथेसिस में यूजफुल, मतलब यूज हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो सिंथेसिस में, तो आप उसको तो उस पर तो जोर देना ही देना है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट। देखो है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट मतलब क्या है? एक तो आगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब पूरा ऑक्सीडेशन आ गया इसमें, पूरा रिडक्शन आ गया। कॉमन कैटालाइसिस रिएजेंट्स जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक, एंजाइमेटिक सभी आ गया। कीमो एंड रीजियो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये आपको समझना हो तो आपको 8 नंबर यूनिट पढ़नी ही पड़ेगी। ये है डिस्कनेक्शन अप्रोच पर बेस्ड, मतलब क्या है, रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? एक तो होता है आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो। एक है आपके पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से आप स्टार्टिंग मटेरियल का पता कर रहे हो। मतलब क्या, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके स्टार्टिंग मटेरियल का ऐसा पता करो कि वो उससे कम कीमत में चीपली और ग्रीन केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बन जाए। तो उल्टी दिशा में चलना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चलने को ही हम कहते हैं रेट्रोसिंथेसिस। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा, इसका वीडियो ज़रूर मिलेगा। अभी नहीं, मैं इसको लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले-पहले ज़रूर पढ़ा दूँगा। तो देखिए रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, किन्टोन क्या होते हैं, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस, अनपॉलिंग ऑफ रिएक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये यूनिट तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। जनरली क्या है, इसको सब छोड़ देते हैं लेकिन मैं इसे पढ़ाऊँगा। फिर आपके पास एसिमेट्रिक सिंथेसिस, इसमें कायरलर ऑक्ज़िलरीज़ मेथड्स ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन, सबस्ट्रेट, रिएजेंट और रिज़ॉल्यूशन, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक दोनों तरफ प्रकार का रिज़ॉल्यूशन। क्लियर? एक है आपके पेरिसाइक्लिक रिएक्शन,
पेरिसाइक्लिक को अच्छी सी बुक से पढ़िएगा, पूरा जो कवर करती हो। पेरिसाइक्लिक में आपको ज़्यादा फोटोकेमिकल रिएक्शन भी है पेरी में ही। देखो, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इसके अलावा आपके है ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की यूनिट है। आप इसको जनरली ग्रेजुएशन वाली बुक से पढ़ सकते हो, वहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। क्लियर? इसके अलावा है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, इस यूनिट को भी मैं पूरा पढ़ाऊँगा। जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनको तो ये आती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेप्टाइड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड तक तो आप पढ़ते हो, सभी पढ़ते हो। लेकिन जो उसमें ज़्यादा फिर टर्पीन्स, स्टेरॉइड एंड एल्कलॉइड, बायोजेनेसिस एंड टर्पिनॉइड्स एंड एल्कलॉइड्स, इन सबको भी बारे में पढ़ता है। तो मैं इस यूनिट को भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी पढ़ाऊँगा। क्लियर? इसको सब छोड़ देंगे, आप कहीं भी कोचिंग करो, कोचिंग वाले इसको आपके कवर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक के स्पेक्ट्रा है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय आईआर यूवी विजिबल, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस वाले पेपर में। पहले 2018 में देखिए, 2018 का जो सीजी सेट का पेपर था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि कोई ऑर्गेनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C10H1214 है, H1 एनएमआर स्पेक्ट्रम में 2 सिंगलेटों तथा C13 एनएमआर स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नलों का प्रदर्शन करता हुआ यौगिक होगा। एक ये भी आपके ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का है, और एक और है 2019 में आया हुआ, देखो। ए कंपाउंड डिस्प्लेज द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। आईआर दिया है उसने, आईआर का मान, और H1 एनएमआर का दिया हुआ है, और ऑप्शन दिए है कि इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर करेक्ट होगी। तो देखो, स्पेक्ट्रा से आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो स्पेक्ट्रा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रा को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो मेरी बातें हैं, उनका ध्यान रखना ही रखना है कि आपको हार्ड स्टडी की जगह स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी के लिए आपको एक सटीक रणनीति बनानी ही पड़ेगी, सिलेबस को देखते हुए कि कौन-कौन सी यूनिट को पढ़ना है, कौन-कौन सी यूनिट को कम वेटेज देना है, कौन सी यूनिट को ज़्यादा वेटेज देना है। मतलब और ये वेटेज का डिसाइड कैसे करोगे आप? प्रीवियस वाला पेपर देखकर और सिलेबस को देखकर, और आपको कौन सी यूनिट में महारत हासिल है और कौन सी में आपको कम ध्यान देना है। इसके अलावा आपको रेट्रोसिंथेसिस, जो डायरेक्ट रटने वाली यूनिट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और नेचुरल प्रोडक्ट, और आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, साइक्लिक केमिस्ट्री, इन यूनिट को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन श्योर करवा देगी, आपका सीजी सेट 2024 को क्लियर करवा देगी। इसी के साथ धन्यवाद।